Let's clear the very important basic concepts of C language, which is the base of all the languages. This is the only language through which we can develop our logical skills, as well as coding skills, which will definitely help us to develop real-time applications using any language. So let's start our first class on C language. C++ ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बिकॉज C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन C लैंग्वेज। तो C++ लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है, अगर हमें वो टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। स्पेशली अगर मैं जिन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ उसमें से अगर बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड सेम के स्टूडेंट अगर होंगे, BCA BSc कंप्यूटर साइंस और बाकी सब लोग, तो आप लोगों को इस बार C+ सब्जेक्ट ही है। बट हमारी क्लासेस में जरूरी नहीं है कि हमें सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट रहे नहीं रहे, सभी लोग आजकल C और C+ ये प्रोग्रामिंग पढ़ते ही है, बिकॉज वो मैंडेटरी है। हर कंपनी जब कैंपस होती है, कॉलेजेस में जब कैंपस आता है, तो C++ ये दोनों लैंग्वेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको उन सभी लैंग्वेजेस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम C+ की बात करते हैं तो C++, ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे। अगर हम C+ की बात करते हैं तो C++ में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लास कंसिस्ट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया है फंक्शन। अच्छे से ध्यान देंगे सब लोग, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इनलाइन फंक्शन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन, ओके, फंक्शन ओवरराइडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। आर यू गेटिंग दिस? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे C+ के टॉपिक्स होते हैं, अगर हम हर टॉपिक के बारे में देखेंगे, ओके, हर टॉपिक के बारे में देखेंगे हम लोग अगर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है? फंक्शन। डिस्ट्रक्टर क्या है? फंक्शन, ठीक है। तो ये मैंने एक मतलब पूरा बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, बट C++ विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के दुनिया का टर्निंग पॉइंट। हमारे जो सॉफ्टवेयर में अगर हमारी ब्रांच IoT है, हमारी ब्रांच AI है, अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम BCA कर रहे हैं, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें जावा पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, या कोई भी लैंग्वेज इसमें अगर हमें मास्टरी करनी है, तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड है? C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड है। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे टॉपिक है, उसको मैंने रफली यहाँ पे लिखा है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, class consists of data member and member function, inline function, default argument of function, function overloading, function overriding, constructor function, destructor function, operator overloading function, virtual function। यानी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हर टॉपिक में एक वर्ड कौन सा आ रहा है? बोलो ऑफलाइन में, जोर से बोलो, फंक्शन। बराबर है? ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू गेटिंग दिस? एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी टॉपिक हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? फंक्शन, ठीक है। वन मोर फंक्शन इज देयर, फ्रेंड फंक्शन। तो आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सारे C+ के कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, तो उसके लिए हमें फंक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर फंक्शन से जुड़ा हुआ टॉपिक अरे होता है। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है क्लास, एंड क्लास इज कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ C लैंग्वेज। इसका मतलब क्लास अच्छा समझना चाहिए, उसके लिए हमें C का स्ट्रक्चर अच्छा आना चाहिए। यहाँ पे हमें C++ के सारे फंक्शन टॉपिक अच्छे से आने चाहिए, ऐसा लगता है।
तो उसके लिए हमें पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस टाइप के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामर डिफाइंड, उनके टाइप्स कौन से होते हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट रिटर्न, नो आर्गुमेंट रिटर्न, ये सब क्या है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न नहीं करता है मतलब क्या करता है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अगर ये दिमाग में फिट होंगे तो ही हम लोग सी प्लस के ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, और वो अगर समझ पाएंगे तो ही आगे हम डेटा स्ट्रक्चर, जावा या पाइथन या ऐसे किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं, या उसमें हमारी स्किल हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बराबर है? तो ये आपको जो दिख रहा है ये एक ओवरऑल सी प्लस का शॉर्ट में सिलेबस दिया है मैंने, शॉर्ट में सिलेबस, बराबर है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि हर चीज फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर हमें अरे की जरूरत पड़ती है, 1D अरे हो गया, 2D अरे हो गया, हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए अरे को हैंडल करने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ती है, बहुत बार हमें कोई डिसीजन लेना है तो इफ की जरूरत पड़ती है, और ये सब करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उनको स्टोर करना है, उनका मेमोरी कंजम्पशन है, किसको 2 बाइट लग रहे हैं, किसको 4 बाइट लग रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कम से कम मेमोरी में होना चाहिए, जितना प्रोग्राम कम से कम मेमोरी में होगा उसको हम लोग इफिशिएंट प्रोग्राम बोलते हैं। ऐसे इतने सारे फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर्स अगर हमें अच्छे से आते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी स्किल्स बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे 200 ये वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं वेरिएबल किस टाइप का लूं, आप बोलेंगे मैं इंटीजर टाइप का लूंगा। अगर मैं उसमें 40,000 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं तो कर सकता हूं क्या, मैं अभी के अभी आपको 10 क्वेश्चन अगर पूछूंगा ना तो आई एम श्योर कि आप उस 10 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट नहीं दे सकते। भला ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सी लैंग्वेज का पेपर निकाल लिया है, पास हो जाएंगे, आप पेपर लिख के भी आगे होंगे, तो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट और स्किल क्लियर करने के लिए कोई एक्सपर्ट, कोई एक्सपीरियंस बंदे से जब तक आप गाइडेंस नहीं लेते, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक वो नहीं होता। तो फिर आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हाँ सर हमने तो कर लिया वो सब चीजें, हमने अभी यूट्यूब पे बैठ के सब कुछ पढ़ लिया। यूट्यूब पे बैठ के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आज करेंगे 3 दिन नहीं करेंगे, फिर हफ्ते में 1 दिन बैठेंगे, 4 दिन नहीं बैठेंगे, और वहां पे आपको कोई टेंशन देने वाला नहीं है कि ये कल इतना करके लेके आना है, ये होमवर्क करना कंप्लीट जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो कल क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। बेटा इसलिए क्लास, लाइव क्लास, रियल लाइव क्लास होती है, जहां पे आपको टारगेट रहता है, टेंशन रहता है, कंसिस्टेंसी रहती है, रोज रेगुलर क्लास रहता है, एंड ऑन द स्पॉट हम पूछ सकते कुछ भी, ऑन द स्पॉट। सर 1 मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जो समझाया आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, सर इसमें ये ऐसा क्यों लिखा है। हाँ, ये जो बात होती है ना, बात की अलग ही बात है, बराबर है। नहीं तो मैं 25 साल से इस फील्ड में हूं, मैं भी यूट्यूब के सीरीज डाल दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता, पर्सनली मुझे बहुत मजा नहीं आता, इसलिए आजकल मैं यूट्यूब के कुछ वीडियोस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के एग्जाम में हेल्प करने के लिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए, बट एक्चुअली जो कोडिंग पढ़नी है, जो स्किल्स डेवलप करने हैं, उसके लिए रियल टाइम क्लास चाहिए और ऑन द स्पॉट क्वेश्चन और आन्सर चाहिए। सर 1 मिनिट सर, सर मला हे समजलं नाही, सर तुम्ही तिथे सेमिकोलॉन का बरं दिलं, सर तुम्ही तिथे डबल कोट का बरं दिलं, सिंगल कोट चालणार नाही का, मग तुम्ही सेकंड लाईन मध्ये लिहिणं गरजेचं आहे का, मी वरती लिहू शकत नाही का, सर मी तर काल प्रोग्राम मध्ये असं केलं होतं, असं केलं तर चालणार नाही का। इतके सारे डाऊट असतात ना कोडिंगचे, हे सगळे डाऊट आपले जर रियल टाइम मध्ये क्लिअर झाले तर आपले फंडे क्लिअर होतात, नहीं तो फंडे कैसे क्लियर होती है, सो दैट वो लाइव क्लास की बात अलग ही होती है। ठीक है, तो अभी ये सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने के लिए मैं पहले आ रहा हूं यहाँ पे नॉर्मल सी के प्रोग्राम पे, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मैं सी का एक प्रोग्राम करने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वॉइड मेन ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ये प्रोग्राम करने के लिए जो प्योर सी का सॉफ्टवेयर है, टर्बो सी प्लस प्लस, मैं ये यूज कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि ये यूज करना चाहिए, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि हमने ये यूज करना चाहिए। हम VS कोड यूज कर सकते हैं, हम कोड ब्लॉक यूज कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। और कोई बड़ी बात नहीं बेटा, मैं भी आपके सारे आपको ऑप्शन बता दूंगा किसमें कैसे करना है, क्या करना है, बट मेरा मानना ये है कि अगर हमें बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती, हमें हमारी बहुत अच्छी अगर स्किल नहीं है, ठीक है, अगर हमें बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती और हमारी बहुत अच्छी अगर स्किल नहीं है, तो मेरा ये मानना है
कि वो स्किल डेवलप करने के लिए आपने ये प्योर टर्बो सी का ही सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, ताकि इसमें हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता और हमें कोई रेडीमेड हेल्प नहीं मिलती। भैया जो भी दिमाग लगाना हमें खुद को ही लगाना है। मतलब ज्याला आपण मराठीत म्हणतो ना, एक कोरी पाटी, म्हणजे एक कोरी पाटी आहे आणि आपल्याला एक चॉक दिला, बेटा तर काय करायचं कर, तुझं डोकं आणि ती पाटी, बस उस समान है ये। भैया ये ब्लू स्क्रीन है और मेरा दिमाग और मेरा कीबोर्ड है, कहानी खत्म। आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, दैट्स व्हाई आई प्रिफर दिस टर्बो सी। इसलिए क्योंकि मुझे अगर प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं जावा में सॉफ्टवेयर बनाना हो तो मैं इक्लिप्स यूज करूंगा, मैं नेटबीस यूज करूंगा, मैं सबलाइम एडिटर यूज करूंगा, मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज करूंगा, मैं पाइचार्म यूज करूंगा। अरे लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। बट उस लेवल पे आने के बाद, अभी आपकी वो लेवल नहीं है, अभी आपको कोडिंग नहीं आती, आपको इतने अच्छे स्किल नहीं है, इसलिए आपने ये प्योर टर्बोसी का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। और जो भी करना है भैया अपने दिमाग से करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और करेंगे, ठीक है। चलो, तो एज पर द सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज कंसर्न, एवरी प्रोग्राम विल स्टार्ट विद void main। मेनी टाइम इंस्टेड ऑफ void वी कैन राइट int also। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन void एंड int? मैं एक एक करके सब कुछ समझाऊंगा मेरे तरीके से, ठीक है। उसका एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर, तब मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं int नहीं लिख रहा हूं, मैं void लिख रहा हूं। प्रोग्राम दो तरीके के बनेंगे, एक तो void main रहेगा जिसमें नीचे रहेगा getch, ओके, एक पैटर्न ये रहेगा, दूसरा पैटर्न रहेगा इंट मेन और यहां रहेगा रिटर्न 0। तो हमारा प्रोग्राम लिखने के ये हमारे दो पैटर्न है, हमारा प्रोग्राम लिखने के ये हमारे दो पैटर्न है। void main नीचे getch, नो रिटर्न 0, दूसरा इंट मेन नीचे रिटर्न 0। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट मैं फिलहाल तो void main और getch वाला प्रीफर करता हूं। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, एक एक करके मैं हर चीज क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, ठीक है। तो इसलिए मैं फिलहाल जो फॉलो कर रहा हूं वो मैं ऊपर वाला फॉलो कर रहा हूं, मैं नीचे वाला भी फॉलो करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये गेटसेस वगैरह कुछ नहीं लिखता, ठीक है। मैं गेटसेस वगैरह कुछ नहीं लिखता अभी, ठीक है। और मैं सिंपल void main लिख रहा हूं। और आप ध्यान देंगे अच्छे से व्हाट आई एम डूइंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली और कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से। हम कोडिंग सीखने बैठ रहे हैं, यहाँ पे हर चीज जो है वो हमें बहुत अच्छे से एक एक करके समझनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक करके हमें समझनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आया void main में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपल सी लैंग्वेज का पहला फंक्शन printf, पहला फंक्शन printf लिख रहा हूँ, माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। इतना प्रोग्राम लिखा मैंने, इतना प्रोग्राम लिखा और इसको मैंने रन करने गया, रन करने के लिए मैंने यहाँ पे रन में गया और रन किया। अब मैं अगर स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरी क्लास में बैठते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि रन क्यों कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गिव द आउटपुट, गिव द आंसर कि सर आउटपुट देखने के लिए प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। बट मेनी स्टूडेंट डजंट नो एग्जैक्टली कि जब हम लोग रन कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं मतलब क्यों रन कर रहे हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या होती है, ये सब हमें अच्छे से समझना है एज अ फर्स्ट डे लेक्चर इज कंसर्न,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रन करने जा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे एक एरर आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं रन करता हूं मुझे एक एरर आया, वी मस्ट वेलकम द एरर। अरे वाह एरर आया, चलो मजा आ गया ऐसा हमने अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे यार एरर आया दिमाग खराब, नहीं, एरर आया, क्योंकि जब एरर आएगा तो उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब वो एरर सॉल्व होगा तो हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो एरर्स आने चाहिए और उसको हमने सॉल्व भी करना चाहिए। तो यहाँ पे वो साफ साफ बोल रहा है कि फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ये जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड है, सी सी प्लस प्लस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, मंगोडीबी, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माई सिक्यूएल, ये जो दुनिया है ना पूरी सॉफ्टवेयर की दुनिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये प्रोटोटाइप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोटोटाइप। क्या होता है ये? इनका कहने का मतलब है कि फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि प्रिंटफ ये एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? ये लाइब्रेरी फंक्शन है। ये फंक्शन जो सी लैंग्वेज जिन्होंने बनाया, डेनिस रिची ने, उन्होंने ये फंक्शन पहले से बना के रख दिया है। इन्होंने जो फंक्शन पहले से बना के रख दिया है ना, तो उस फंक्शन का एक टाइप है। हर फंक्शन का एक टाइप होता है। सर विच टाइप यू आर टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट रिटर्न, नो आर्गुमेंट रिटर्न। दुनिया के जितने भी फंक्शंस होते हैं, आप अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको अगर 10 लाख का पैकेज है, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है और वहां पे कोडिंग कर रहे हैं, तब भी आपको उस कोडिंग करते टाइम आपको प्रोटोटाइप की जरूरत 100% पड़ने वाली है। फिर आप पाइथन में हो, आप जावा में हो, आप डॉटनेट में हो, या किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि प्रोटोटाइप जब तक हमें नहीं समझेगा तब तक हम कोडिंग नहीं कर सकते। तो अभी जो हमारा एरर आया, उस एरर का मतलब ये हुआ कि फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मतलब वो हमें ये बोल रहा है कंपाइलर। कौन बोल रहा है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या बोल रहा है कि आपका ये जो प्रिंटफ फंक्शन है, इस प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है? कंपाइलर ये बोल रहा है ये प्रिंटफ फंक्शन क्या चीज है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये किस टाइप का फंक्शन है? नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वाला है, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न वाला है, विथ आर्गुमेंट रिटर्न वाला है, नो आर्गुमेंट रिटर्न वाला है। अरे कुछ समझ नहीं रहा है। तो हम कंपाइलर को क्या बोलेंगे? ठीक है, सबसे पहले फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कंपाइलर कंपाइलर जो बोल रहा हूँ, कंपाइलर ये हमारे सी प्रोग्रामिंग में और सी प्लस में कंपाइलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? कि कंपाइलर ये ट्रांसलेटर है। हमने जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जैसा प्रोग्राम है। अगर मेरे इंस्टीट्यूट के सामने से कोई बंदा जा रहा है, जिसको कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं आती, मैंने उसको बुलाया और उसको बोला ये पढ़, उसको सी नहीं आता, वो पढ़ तो सकता है क्योंकि है तो इंग्लिश ना। उसको नहीं समझ में आता व्हाट इज वॉइड, व्हाट इज मेन, वो तो पढ़ सकता है वॉइड, मेन, प्रिंटफ, ऐसा पढ़ सकता है ना। तो इट्स इंग्लिश लैंग्वेज, बट एज यू ऑल नो इट डजंट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर को नहीं समझती, उसके लिए हमें इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि हम प्रोग्राम को कंपाइल क्यों करते हैं? तो एरर चेक करने के लिए, हमारे प्रोग्राम में कितने एरर है देखने के लिए। ये सरासर गलत है। मतलब अगर किसी के दिमाग में नहीं है तो अच्छी बात है, बट अगर है तो ये गलत है। हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रोग्राम जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि सी लैंग्वेज भला ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट लिखते तो इंग्लिश में ना, तो दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। दैट्स व्हाई कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज में, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। बराबर है? तो उसको मैं भी कंपाइल करने गया, तो मैंने कंपाइल किया तो एरर आया। अब एरर कौन दे रहा है? कंपाइलर दे रहा है। इसलिए ऊपर लिख के क्या है देखो, कंपाइलिंग। छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना है। परफेक्शन अगर चाहिए तो 100% स्किल क्लियर डेवलप करनी है तो क्या लिख के आया? कंपाइलिंग। मतलब ये एरर कौन सा है? कंपाइलेशन एरर। समटाइम वी गेट लिंकर एरर, समटाइम वी गेट रन टाइम एरर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। तो कौन सा एरर कब आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो हमारी स्किल डेवलप होनी चाहिए।
जब भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं, सर मुझे जावा की क्लास लगानी है, तो हम लोग बोलते हैं बेटा सी सी प्लस आता है क्या? हाँ सर आता है। तो आता है जैसे बोलता है तो हमारा सिंपल क्वेश्चन रहता है, बेटा आता है मतलब अभी के अभी मैंने तेरे को एक कंप्यूटर पे एक 100 लाइन का प्रोग्राम दिया जिसमें 40 एरर है, 100 लाइन का प्रोग्राम है उसमें 40 एरर है, चल बता तू कितने देर में एरर सॉल्व कर सकता है? पहली बात तो तू कर सकता कि नहीं कर सकता ये क्वेश्चन मार्क है, और अगर कर सकता है तो कितने देर में कर सकता है? ये होती स्किल्स। जिसके फंडे क्लियर है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स फट 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 सारे एरर सॉल्व कर सकता है। ये होती है टेस्टिंग कि हमें आता है कि नहीं आता है। और दूसरी टेस्टिंग होती है कि मैंने आपको एक ब्लैंक पेज दिया, चल एक काम कर, एक प्रोग्राम बना। प्रोग्राम बना मतलब वो प्रोग्राम नहीं जो हम लोगों ने एग्जाम देने के लिए रट्टा मार के रखे, फैक्टोरियल निकालो, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करो, प्राइम नंबर, लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर, ये वो, ये टिपिकल 10-15 प्रोग्राम बच्चे रट्टा मार लेते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं एंड दे फील हमें कोडिंग आती है। ऐसा नहीं, मैं भैया कुछ भी बोलूं, तेरे को प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, प्रोग्राम करना आना चाहिए, उसको ट्राई करना आना चाहिए, 100% नहीं बना तो 90% तक पहुंचना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको कोडिंग आती है। कोडिंग आती है मतलब ऐसा नहीं कि सी लैंग्वेज में अरे आता है मतलब अरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, पॉइंटर इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन होमोजेनियस एलिमेंट। ऐसे सिर्फ आंसर आने से सी आता है ऐसा नहीं बोलते हम, क्योंकि ये सारे आंसर थ्योरेटिकल आंसर है। और हमारी प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस है, ये थ्योरेटिकली सीख के नहीं होता। ओके, इसलिए छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना है और ये दिमाग में फिट करना है। और ये सी लैंग्वेज की कोडिंग, सी प्लस की कोडिंग जब भी हम अपने दिमाग में डालते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं और सालों से बोलते आ रहा हूं कि ये जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता, आपका पीजी कंप्लीट नहीं होता, या आप प्लेस नहीं होते, तब तक मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको ये कोडिंग बहुत ज्यादा काम की है। और एक बार प्लेस हो गए उसके बाद भी आपको कंपनी में काम करना है तब भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, हर चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो इट इज वेरी क्रुशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके फंडे बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी कौन सा एरर आया? कंपाइलर। क्या एरर आया? फंक्शन प्रिंटेड शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अच्छे से ध्यान दो, प्रोटोटाइप का मतलब क्या हो रहा है? कंपाइलर हमें क्या बोल रहा है? कंपाइलर बोल रहा है कि ये फंक्शन किस टाइप का है हमें समझाओ। हमारा क्या मानना है? अरे भैया ये तो फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन है। सर मतलब समझ नहीं रहे आप क्या बोल रहे हैं? लाइब्रेरी फंक्शन मतलब जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं। डेनिस रिची जिन्होंने सी बनाया है उन्होंने ये फंक्शन पहले से बना के रख दिए। जॉन स्ट्रॉस्ट्रप जिन्होंने सी प्लस प्लस बनाया है उन्होंने भी सी प्लस में बहुत सारे फंक्शन पहले से बना के रख दिए। जेम्स गॉसलिंग जिन्होंने जावा बनाया है, मतलब जेम्स गॉसलिंग के साथ पूरी टीम थी 5 लोगों की, बट मेन नाम जेम्स गॉसलिंग का ही लेते हैं, जिन्होंने जावा बनाया है उन्होंने भी बहुत सारे फंक्शन पहले से बना के रख दिए हैं। बराबर है। गुडो रॉसम जिन्होंने पाइथन बनाया है उन्होंने भी बहुत सारे फंक्शंस पहले से बना के रख दिए। इन सारे फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। इसी को टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली हम लोग लैंग्वेज की लाइब्रेरी बोलते हैं। इन्हीं को हम मॉड्यूल बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड है, बराबर है। तो ऐसा ये प्रिंटफ फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, मैं उसको सिर्फ यूज कर रहा हूं। ये किसने बनाया? ये डेनिस रिच ने जब सी बनाया तब बना के रखा है, मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो मुझे कैसे मालूम उसका प्रोटोटाइप क्या है, कि वो किस टाइप का फंक्शन है? क्योंकि ये फंक्शन पहले से बना के रखा है। सर ये फंक्शन कहाँ बना के रखा है? तो ये फंक्शन बना के उसको स्टोर करके रखा है एक पर्टिकुलर हीडर फाइल में। कहां पे? हेडर फाइल में। ठीक है, कहां पे? हेडर फाइल में। तो वो हेडर फाइल मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी, stdio.h। हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, रट्टा मत मारो। मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, ये रट्टा मत मारो, कोडिंग है ये। थेरी रट्टा मार सकते, आप मगअप कर सकते, कोडिंग नहीं मर सकते। कोडिंग के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने ये हेडर फाइल लिख दी। सर अभी ये क्या लिखा नहीं समझता, हम भी और हमेशा लिखते सर, ये लिखते आ रहे, सब लोग बोलते लिखना पड़ता है, तो समझता कुछ नहीं सर। समझेंगे, हर चीज समझेंगे, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला। ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल का मतलब ये होता है जिसका एक्सटेंशन होता है .h। और ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल जब सी लैंग्वेज डेवलप किया गया तब बनाया गया, stdi.h, conio.h, mat.h, stdlib.h, dos.h, string.h और graphics.h और बहुत सारी। सर ये क्या होती है हेडर फाइल? ये हेडर फाइल
पहले से बना के रखी है और उस फाइल के अंदर बहुत सारी रेडीमेड चीजें रखी है। सर रेडीमेड चीजें मतलब फंक्शंस, कांस्टेंट, वेरिएबल्स ऐसे रखा है। और ये रेडीमेड रखने से क्या होता है कि हम उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो हमारा काफी टेंशन कम हो जाता है। हमें काफी जो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे वो एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर स्क्रीन पे प्रिंट करना है, अगर मेरे पास प्रिंट टैब ऐसा रेडीमेड फंक्शन नहीं है, तो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए मुझे लॉजिक लगाना पड़ता, मुझे दिमाग लगाना पड़ता, शायद उसके लिए मुझे 10-15 लाइन लिखनी पड़ती। अरे वो नहीं करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरे पास एक रेडीमेड फंक्शन है जिसका नाम प्रिंटफ है, बराबर है। वो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये सारे फंक्शन कहाँ बना के रखे हैं? ये सारे फंक्शन बना के रखे हैं हेडर फाइल के अंदर। और ऐसे हेडर फाइल की अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे हम लोग अपने लैपटॉप में अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, सॉन्ग्स वाला एक फोल्डर बनाएंगे, मूवीज वाला एक फोल्डर बनाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स है तो कॉलेज डॉक्यूमेंट, क्लास डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी है, ऐसे हम लोग फोल्डर क्यों बनाते हैं? उनको स्पेसिफाई करने के लिए कि भैया इस फोल्डर में इस पर्टिकुलर टाइप की मैंने फाइल रिसेव की है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की हेडर फाइल बना के रखी है। तो stdio.h ये जो हेडर फाइल है, विच सपोर्ट ऑल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। एज यू ऑल नो वेरी वेल, मेरे ख्याल से पता होगा ही आपको कि printf इज अ आउटपुट फंक्शन जिससे डिस्प्ले होता है, scanf इज अ इनपुट फंक्शन जिससे एक्सेप्ट होता है। तो scanf इज इनपुट फंक्शन, printf इज आउटपुट फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन हो गए इनपुट आउटपुट फंक्शन। उसके अलावा और भी बहुत सारे flash stdion है और बहुत सारे, धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। बट ये जो दो फंक्शन है जो रूटीनली हमें सी लैंग्वेज में लगते हैं, printf, scanf, ये दोनों फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो हेडर फाइल है वो है stdio.h। सर सपोर्ट करता है मतलब एक्चुअली क्या करता है? हर टाइम पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया सुन लिया, ऐसा नहीं होता। हमारे फंडे क्लियर करने ना, तो दिमाग में फट से CFL लगना चाहिए, एलईडी लाइट लगना चाहिए, खट से। मैं सभी के आंसर पहले देने वाला हूँ, उसके बाद ये सब समझाने के बाद मैं आपको टाइम देने वाला हूँ, फिर आप एक एक करके मुझे क्वेश्चन करना, मैं आपके सबके आंसर दूंगा। पहले मुझे एक्सप्लेन करना, ठीक है? हेडर फाइल का मतलब होता है जैसे हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल की वर्कशीट होती है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल होती है, जैसे पीडीएफ फाइल होती है, ये कैसी फाइल्स है ना, वैसी एक .h एक्सटेंशन की फाइल होती है। जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो उसका एक्सटेंशन होता है docx, एक्सेल की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है XLSX, पावर पॉइंट की फाइल तो उसका एक्सटेंशन होता है PPTX, पेंट की फाइल तो उसका एक्सटेंशन होता है BMP या PNG। ओके, उसी तरीके सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो उसका एक्सटेंशन होता है .c, C++ का प्रोग्राम है तो उसका एक्सटेंशन होता है .cpp, जावा है तो .java, पाइथन है तो .py, जावास्क्रिप्ट है तो .js। ऐसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। वैसे ही एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन है .h, जो क्या इंडिकेट करता है कि भैया ये एक हेडर फाइल है जो पहले से बना के रखी है और उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने फंक्शन रख दिए, बट उनकी कैटेगरी की है। जैसे स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन होंगे तो string.h में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होंगे तो stdio में, कंसोल वाले फंक्शन होंगे, कंसोल स्क्रीन क्लियर करना है, स्क्रीन को होल्ड करना है तो connew.h, तो ग्राफिकल फंक्शन है तो graphics.h। तो जैसे हम लोग अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, वैसे इन्होंने भी अलग अलग ऐसे हेडर फाइल बना के रखी है जिसके अंदर बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन बना के रखे हैं, हमें सिर्फ उसको यूज करना। ठीक है, डन। तो अभी हमने यहां पे लिखा printf, जिसमें f और प्रिंट में स्पेस नहीं देना है, ये एक ही वर्ड है printf। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाई ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई, जहां पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट अगर लगाई तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन। बट हमारे कोडिंग में आगे बहुत सारी चीजें हमें दिखने वाली है जहां पे हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे जैसे इफ, ठीक है, फॉर, व्हाइल, स्विच, बराबर है, इनमें भी ब्रैकेट लगाई है हमने।
आप आइडेंटिफाई करो पर थोड़ा, इसमें जो ब्रैकेट लगाई है और ऊपर ही ब्रैकेट लगाई है, इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, देखने में डिफरेंस क्या दिख रहा है? प्रिंटफ के अंदर ब्रैकेट लगाई है और यहां भी ब्रैकेट लगाई है, यानी दोनों में पैरेंथेसिस है। देखो यहाँ पे भी ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और यहाँ पे भी ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। आप बोलेंगे सर ये प्रिंट थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, मैं दूसरा लिखता हूँ आपके लिए, आपके समझने के लिए। ये लो, ऐसा लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, CLR SCR। चलो ये देखो, अब मुझे बताओ CLR SCR जो दिख रहा है वो और E फॉर व्हाइल स्विच, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कलर चेंज। वेरी गुड। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रणव, मृणाल। ओके, तो मृणाल इज सेइंग, मृणाल बोल रहा है कि सर इसमें कलर चेंज है। डेफिनेटली आप देख सकते हैं CLR SCR और प्रिंटफ इनका ग्रीन कलर है और नीचे मैंने जितने भी लिखे हैं उनके व्हाइट कलर है। तो हमारा जो टर्बो सी सॉफ्टवेयर है C++ के लिए जो यूज करते हैं हम, उसमें जहां पे व्हाइट कलर आया उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। कीवर्ड, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड, जो पहले से सी में अवेलेबल है। ऐसे कुछ कीवर्ड है, सी में कुछ कीवर्ड है, C+ में कुछ कीवर्ड है, जावा में कीवर्ड है। सी में कीवर्ड है 32, C+ में और 16 कीवर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गए, वो बन के 48, और जावा में 60 कीवर्ड है। तो हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे प्री डिफाइंड वर्ड। तो वो जो कीवर्ड है ना उसका कलर व्हाइट आता है। ऐसे कीवर्ड सी में कितने हैं? 32। अब मैं अगर नीचे लिखूंगा, देखो, इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, साइन, अनसाइन, दिख रहा है आपको? है ना? साइन, अनसाइन, स्टैटिक, ऑटो, सॉरी, ऑटो, रजिस्टर, इनम, स्ट्रक, यूनियन, टाइप डेफ। ऐसे में लिखते जाऊंगा ना, 32 लिख लूंगा मैं अभी। आप देख सकते हैं कि इन सभी के जो कलर है वो व्हाइट है। इसमें से एक का भी स्पेलिंग गलत करो ना आप, देखो व्हाइट कलर का आता है, ग्रीन हो जाता है। यूनियन का स्पेलिंग गलत करो बरा, बराबर है, इसका मतलब मैंने बराबर लिखा है ना। इस लॉन्ग में L कैपिटल लिख दो बरा, देखो, स्विच में S कैपिटल कर दो बरा, कैसे चलेंगे बॉस? तो जिसमें व्हाइट कलर आ रहा है ये सारे कीवर्ड्स है। ऐसे कीवर्ड टोटल सी में 32 है। तो अब मेरा क्या बोलना है कि अगर हमने ये पैरेंथेसिस जो है, देखो ऐसा कुछ बुक में कहीं लिखा नहीं। क्या होता है, हर चीज ऐसे बुक में लिखनी रहती, हर चीज ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं पढ़ना पड़ता। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें एक्सपीरियंस करके पढ़ना पड़ता है, चीजें कर करके करना पड़ता है। जैसे मैं अभी 25 साल से इस फील्ड में हूँ, हजारों सॉफ्टवेयर मैंने बनाए, इतना एक्सपीरियंस है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। तो हम लोगों को अभी ये चीजें दिमाग में आ गई है कि क्या चीज क्या है। वो पढ़ के नहीं आई है, वो प्रैक्टिकली करके आई है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली करके अच्छी आती है, पढ़ के नहीं आती। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अ थेरोटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, तो उससे हिसाब से एक कंक्लूजन है जो किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं कि अच्छा व्हाइट कलर है तो वो फंक्शन नहीं है, ग्रीन कलर है तो वो फंक्शन, ऐसा कहीं लिखा नहीं रहता। बट मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, बट यहाँ पे CLR SCR का पैरेंथेसिस लगाई है और प्रिंटर का पैरेंथेसिस लगाई है। तो ये दोनों फंक्शंस है, और ये नीचे जो दिख रहे हैं ये सारे फंक्शन नहीं है, ये सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो हमारे प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। सभी कीवर्ड का अलग अलग रोल होता है, सभी कीवर्ड का अलग अलग रोल होता है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये प्रिंटफ क्या है? फंक्शन है। आर यू गेटिंग दिस? तो प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है? प्रिंटफ फंक्शन का काम है कि डबल कोट, यहां डबल कोट शुरू किया, यहां डबल कोट मैंने खत्म किया, इस डबल कोट के अंदर आप जो लिखोगे that is going to be display on the screen. That's all. सर इसे डबल कोट क्यों लिखना पड़ता है? वो लिखना जरूरी क्या? ऑफ कोर्स लिखना जरूरी है, ऑफ कोर्स लिखना जरूरी है। ऐसा मैं बोलता हूं तो इसका मतलब हम लोग रट्टा नहीं मार रहे, हम मगअप नहीं कर रहे। इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। क्योंकि डेनिस रिचर्ड जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, उन्होंने हमें कुछ सिंटैक्स फॉलो करने के लिए बोले, वो हमें करना पड़ेगा।
बराबर है। तो डबल कोट से शुरू करना है, डबल कोट से खत्म करना है, ये सिंटैक्स है। डबल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जब हम लोग सी लैंग्वेज में डबल कोट में कुछ लिखते हैं डबल कोट के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कोट के अंदर कुछ लिखेंगे तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर आपको कोई एक चीज लिखनी है जैसे ए, तो ये सिंगल कैरेक्टर हो गया, बट अगर आप बोलेंगे एंड तो ये स्ट्रिंग हो गई। एंड इज अ स्ट्रिंग, ए इज अ कैरेक्टर, ठीक है, इसको कैरेक्टर बोलते हैं। एंड को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। नॉर्मली हम इंग्लिश में एंड को वर्ड बोलेंगे, ए को कैरेक्टर लेटर बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे? लेटर। और 3 लेटर से क्या बना? वर्ड। बराबर है। तो एंड जो है वर्ड है, बट अपने प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसा वर्ड ना बोलते, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। और सिंगल कोट में लिखा तो उसको बोलते हैं सिंगल कैरेक्टर। तो सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में सिंगल कैरेक्टर इज इंक्लूडेड इन सिंगल कोट एंड स्ट्रिंग इज इंक्लूडेड इन डबल कोट। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ऐसे। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही, जैसे मेरी क्लास शुरू हुई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये छोटी छोटी चीजें मैं इतनी सारी बताने वाला हूँ कि आप क्लास खत्म होने के बाद बोलेंगे अरे यार सर ने क्या क्या पढ़ाया यार, मजा आ गई यार। हाँ, लेकिन मैंने नोट नहीं किया क्योंकि कैसा है, हर चीज छोटी छोटी ऐसे नोट्स के फॉर्म में प्रिंट आउट नहीं ले सकते। नोट्स तो मिलते हैं, डीसॉप के तो नोट्स फेमस है एकदम, बहुत अच्छे नोट्स है डीसॉप के, वो सबको मिलते हैं, वो बात नहीं है। बट बेटा हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, हम ऐसे बैठ गए ना सॉफ्टवेयर पे, तो हम क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं, ऐसा रट्टा मार के थोड़ी आए ना। इट ऑल नेचुरल थिंग, हर क्लास में वो चेंज होते रहता है। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट कि अरे यार कुछ खास बता रहे, चलो छोटी छोटी नोट कर लो। वैसे अभी आज कुछ लोग नोट नहीं कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको आदत लगेगी कि सर का पढ़ाना कैसा है, क्या है क्या नहीं। बट दूसरी और एक बात है कि अभी पूरी की पूरी क्लास हमारी रिकॉर्ड होती है, हमारा एक टीचमेंट ऐप है, उस पर ये क्लासेस चल रही है। तो बहुत बार ये भी होता है, अरे यार यस्टरडे आई मिस द क्लास, यस्टरडे आई मिस दैट कॉन्सेप्ट, सर ने बहुत काम की चीज बताई थी, चलो याद नहीं आ रहा, किसी को पूछ रहे उसको भी याद नहीं आ रहा। डोंट वरी यार, रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख ले और नोट कर। आपको मैं बताता हूँ, डीसॉप में अभी भी हमारी जितनी भी क्लासेस चलती है, हर क्लास रिकॉर्ड होती है। बट अभी भी बहुत सारा, अगर आप बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे ऐसे सब जगह देखेंगे ना, तो वहां पे अगर कहीं पे क्लासेस होती है ना, तो वहां पे ऐसा बोलते हैं, अच्छा आपको सी लैंग्वेज की क्लास करनी है क्या, 4000 फीस है। अच्छा, ये 4000 जो है वो विदाउट रिकॉर्डिंग है, विथ रिकॉर्डिंग 6000। ये पैटर्न है बॉस। बट डीसॉप ने तो अभी तक ऐसे कोई रूल नहीं बनाया है, भैया रिकॉर्डिंग लेना है लो बेटा, फ्री में मिल रही है, जबकि हमें उसके एक्सपेंसेस लगते हैं, बट कोई बात नहीं। तो ये बहुत बड़े एडवांटेज है जो डीसॉप में सारे बच्चे इसका एडवांटेज ले रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है। जबकि आगे जाके हम ऐसा करने वाले हैं, बट फिलहाल तो नहीं किया है। तो हर स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, ताकि ये छोटी छोटी चीजें जो बताता हूं ना मैं, ये बाद में आप पूरा रिकॉर्डिंग देख के रिपीट भी कर सकते हैं। चलो कम टू द पॉइंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो मैं अभी क्या बता रहा था कि अभी हमें ये डबल कोट में लिखना है। मतलब मुझे यहाँ पे अगर एम भी प्रिंट करना है, एम, तो भी मुझे डबल कोट लिखना पड़ेगा। सर अभी कंफ्यूज मत करो सर, आप ही बोलते सर कि सिंगल कैरेक्टर है तो ऐसा सिंगल कोट में लिखना पड़ता करके। सर ये दिमाग मत खराब करो सर, बराबर बताओ थोड़ा सा, ऐसा करना पड़ता बोलते सर आप। लेकिन क्या है, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ना, ये फंक्शन पहले से बना हुआ है ना, स्टैंडर्ड है वो, उसका प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड है, उसका सिंटैक्स स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड सिंटैक्स क्या है कि एवरी प्रिंटफ मस्ट हैव अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इसको इसके अंदर कुछ लिखना मतलब आर्गुमेंट, कुछ नहीं लिखना मतलब नो आर्गुमेंट। अगर ये प्रिंटफ फंक्शन एम्प्टी है ना, मतलब नो आर्गुमेंट। कुछ लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है मतलब आर्गुमेंट। ये भी मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगा। तो इसके अंदर जो आर्गुमेंट चाहिए वो क्या चाहिए, डबल कोट में। भलाई आप ए लिखो या एंड लिखो। फिर सिर्फ आप थोड़ी देर पहले ये क्या बोल रहे थे, ऐसा आप ये ऐसे कुछ बोल रहे थे ना सर, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, ये कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे यूज करना है वो आपको बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल प्रिंटफ में तो बॉस हमें डबल कोट में लिखना है कि माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके ओके, और इसके एंड में हमें सेमीकोलन देना जरूरी है। सर क्यों, मैंने दूंगा, मत दे, एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विथ अ सेमीकोलन, ये रूल है, जो रूल से हमें फॉलो करना है। बट क्या होता है पता है कि कोडिंग में हर चीज रूल नहीं होती।
आप हर चीज रट्टा मार के ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, मैं ऐसा करूंगा, इधर से बिल्कुल देखूंगा, इधर ही। हाँ ठीक है बेटा, ऐसे कुछ 5-6 चीज ध्यान में रख सकता है, बट बाकी जो चीजें होती है ना वो अपने लॉजिक से चलती है, वो अपने दिमाग से चलती है। कोडिंग में अपने को अपना दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए उसके फंडे क्लियर होने चाहिए। कुछ चीज आप ध्यान में रखेंगे, सेमीकोलन लिखना पड़ता है वगैरह, बट ऐसे हर चीज आप ध्यान में नहीं रख सकते, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये कोडिंग है। इससे पूरी दुनिया चल रही है अभी इस कोडिंग से, बराबर है। तो वो सर फिर वो दिमाग कैसे लगाना पड़ता है, उसी को तो हम लोग प्रोग्रामिंग स्किल्स बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल स्किल्स। फिर वो लॉजिकल स्किल डेवलप करने का एक पैटर्न होता है, वो हम लोग 10-15 ऐसे वीडियो देख के वो पैटर्न नहीं होता। हमारे यहाँ पे डी शॉप में हर बैच में 50-50, 100-100 बच्चे बैठते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या है, सिर्फ वो सी की क्लास लगाने के लिए नहीं आते, सिर्फ सी प्लस की क्लास लगाने नहीं आते, उनको वो तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ साथ उनको अपनी लॉजिकल स्किल्स डेवलप करनी है, क्योंकि अपने पास वो पैटर्न है कि यार सबकी स्किल अलग अलग रहती है। आपको अपने एग्जाम में भले 90% मिल रहे होंगे, बट एक 50% वाले बच्चे को भी स्किल अलग चलती है, तो परसेंट मैटर नहीं करता, सबकी लॉजिकल स्किल अलग अलग है, लॉजिकल ब्रेन अलग अलग है, सबका अलग तरीके से काम करता है। तो उसको कैसे डेवलप करना पड़ता है, उसकी टेक्निक्स है। उस टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लॉजिकल स्किल्स डेवलप होती है, तो आप फट 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 कोई भी कोड लिख पाएंगे। और वो स्किल डेवलप होती है 100% सिर्फ सी लैंग्वेज से। वो जावा से डेवलप नहीं हो सकती, वो पाइथन से नहीं हो सकती, सिर्फ सी से डेवलप होती है, और वो हमें सी में डेवलप करना जरूरी होता है। ठीक है बेटा, तो ये अभी मैंने अब मैंने इतना प्रोग्राम लिखा और इसको डायरेक्ट रन किया, तो कोई एरर नहीं आएगा, मेरा प्रोग्राम रन होगा और बढ़िया मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है सर एरर आएगा, आपने रिटर्न 0 नहीं लिखा, सर आपने गेट स्टेज नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। बेटा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फंडे क्लियर करो, बढ़िया प्रोग्राम रन होगा। ध्यान दो सब लोग, बढ़िया प्रोग्राम रन होगा। करूँ रन, देखो देखो हो गया रन, आ गया ना आउटपुट। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर मानते हैं आप 25 साल से पढ़ा रहे हैं मानते हैं आप इंटरनेशनल सर्टिफाइड है, आपके बारे में तो हमने बहुत सुना है, इसका मतलब ये नहीं है सर आप कुछ भी बोलेंगे हम सुन लेंगे। यार हम भी कोई कम नहीं है, ऐसे समझते क्या हमें, कहा आउटपुट आया सर दिखाओ, कहा आउटपुट आया, आउटपुट आया ही नहीं, ऐसा बच्चे बोलेंगे। तो बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम का आउटपुट इस ब्लू स्क्रीन में थोड़ी आता है, वो आता है डॉस के स्क्रीन में। डॉस की स्क्रीन मतलब ब्लैक स्क्रीन जो इसके पीछे है, वहां आउटपुट आया है। सर कहाँ आया, नहीं दिख रहा ना, अरे कैसे दिखेगा यार। मैं बोलूंगा मैं इस क्लास में बैठा हूँ, यहाँ पे वॉल है और मेरे ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हुए बोलूंगा अरे देखा ये वॉल के पीछे एक पेड़ है, हाँ दिख रहा है क्या, लेकिन दिमाग मत खराब करो सर, कहाँ दिख रहा है, और मेरे को मालूम है ना पेड़ है करके, बोलूंगा जाओ बेटा उधर जाके देख के, हाँ सर है। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि पीछे की जो ब्लैक स्क्रीन है उस पर आउटपुट आया है, तो कहाँ दिख रहा है, अरे तो ब्लैक स्क्रीन दिख नहीं रही ना, ब्लैक स्क्रीन जो है वो आपको दिख रही क्या, जब ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रही तो आउटपुट कैसे दिखेगा, तो सिर्फ वो कैसे देख सकते हैं, देख सकते हैं Alt F5 से। क्या यूज कर रहा हूं मैं, Alt F5, देखो मैं Alt F5 कर रहा हूं कीबोर्ड से, कीबोर्ड से कर रहा हूं मैं जानबूझ के, मेरा लैपटॉप होने के बाद भी मैं कीबोर्ड जोड़ता हूं, अभी मैंने कीबोर्ड मेरे लैपटॉप को जोड़ा है, मुझे बच्चों को एक एक चीज दिखानी है कैमरे में, ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को देख सकते हैं, बराबर है। अभी दिख रहा है क्या पता नहीं, ये अल्ट की है, अल्ट अल्ट की, हाँ अल्ट दिख रहा है, और ये ऊपर का अपना F5, ठीक है। तो ये अल्ट दबाया मैंने और इधर F5 दबाया, देखो अल्ट F5, ये देखो आया आउटपुट। इसका मतलब अल्ट F5 से आउटपुट आता नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया, अल्ट F5 से आउटपुट नहीं आता, अल्ट F5 से मैं ब्लू स्क्रीन से डॉस के ब्लैक स्क्रीन पे स्विच किया, जैसे हम लोग अल्ट टैब से एप्लीकेशन में स्विच करते थे, अल्ट टैब से बहुत सारी एप्लीकेशन जो टास्क बार पे खुली है उसमें हम कैसे स्विच करते हैं, अल्ट टैब, वैसा मैंने अल्ट F5 से ब्लू स्क्रीन जो मेरी सी की थी उससे मैंने ब्लैक स्क्रीन में स्विच किया। अब मुझे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, अरे हाँ यार आउटपुट आया है, ना मैंने प्रोग्राम में CLR स्टेप लिखा, ना मैंने प्रोग्राम में गेट स्टेज लिखा, मतलब फिर भी आउटपुट दिख रहा है। बिल्कुल, किसने बताया लिखना चाहिए, जरूरी कोई जरूरी नहीं, मैं एंटर करूंगा वापिस आ जाऊंगा, फिर से रन करता हूं 2 बार 3 बार 4 बार,
यानी प्रोग्राम मैंने 4 बार रन किया तो 4 बार उसने प्रिंट किया, बट चारों बार मुझे दिखा नहीं, क्योंकि जहां प्रिंट हो रहा है वो पीछे हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन पे। वो स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही है, दिख रहा है Alt F5। हाँ यार, माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम, बराबर है। 4 बार मेरा प्रोग्राम रन हुआ, 4 बार आउटपुट आया। समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पे कुछ चेंज करता हूं, डी सॉफ्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब फिर से रन करता हूं। अभी मैं और एक चीज बता रहा हूं, हर एक दिन में सब कुछ कवर नहीं होता। ये रन कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं, कंपाइल कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हमको सी प्लस आता है, जावा आता है, सब कुछ आता है, वो इंटरव्यू में जाते हैं, उनको एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ओके डू यू नो सी लैंग्वेज वेल? यस ऑफ कोर्स आई गॉट 90% इन सी लैंग्वेज। अरे बेटा वो नहीं बोल रहा हूं, आता है क्या पूछ रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मार्क्स कितने मिले हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कोडिंग आती है। लिखा आती है, चलो छोड़ यार, बाकी की तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ इतना बताओ कि सी का जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएटेड, हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएटेड। एक सी का प्रोग्राम बनाते तो कितनी फाइल्स बनती है? ऐसा एक सिली क्वेश्चन में पूछता हूं, जो कुछ सिली क्वेश्चन है, बट आई एम अश्योर यू कि नोबडी इज हैविंग द आंसर ऑफ इट। आपके पास है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट, डू यू हैव आंसर? कि मैं एक प्रोग्राम जब बनाता हूं, अभी मुझे आपकी चार्ट विंडो दिख नहीं रही है, बट मैंने टाइमिंग नोट कर लिया है। आप चार्ट विंडो पे लिख के रखो, बाद में मैं आता हूं चार्ट विंडो पे, कि मैं जब प्रोग्राम रन करता हूं या सी का कोई भी प्रोग्राम बनाता हूं और उसको एग्जीक्यूट करता हूं तो कितनी फाइल्स बनती है। ऐसा आपको एक सिली क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, तो यू डोंट हैव आंसर। Why you don't have an answer? Because such type of question or such type of topic is not there in your book, in your notes, in your syllabus, जो हम रट्टा मार के पेपर निकाल रहे हैं। फिर कैसे आएगा? बट ये पूछते हैं ना, हमें मालूम है ना, हम खुद इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, हमें मालूम है इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हम वो इंटरव्यू के हिसाब से हर चीज कवर करते हैं। सर अभी से थोड़ी इंटरव्यू देना है, मेरा तो अभी सेकंड सेम है, टाइम है। अरे बेटा टाइम है, लेकिन यही चीजें बाद में इंटरव्यू पूछते हैं ना, तो हमारे पास ये रिकॉर्डेड रहेंगे तो हम उसको रिवाइज करके जा सकते हैं, ऑफ कोर्स जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कल ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर करूंगा कि रन कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं, फाइल कितनी बनती है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो भी हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं उसके पीछे 3 फाइल्स बनती है। एक हमारा जो प्रोग्राम जिसको हम सेव करते हैं, इसलिए अभी तक मैंने इसे सेव नहीं किया, तो आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन क्या है। ऊपर देखो क्या लिखा है, noname01.cpp। अगर मैंने इसको सेव नहीं किया ना, तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोग्राम बन गया C++ का, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है टर्बोसी का, ये इसमें जो डिफॉल्ट जो प्रोग्राम बनता है वो C+ का बनता है। बट मेरा एक हमेशा सजेशन होता है कि इस प्रोग्राम को हम लोग हमेशा सेव एज करें और इसको एक नाम दे अच्छा सा। जैसे आपका पहला प्रोग्राम है, मैंने PRO1 लिखा और इसको दिया .c। ऐसा लिखना चाहिए, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा, डोंट वरी। क्या लिखना चाहिए? .c, ओके, और इसको सेव करना चाहिए। अब उस नाम का प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो मैंने ओवरराइट कर लिया, यस। अब देखो ऊपर क्या दिख रहा है, PROG1.c। अब ये और प्योर सी का प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं, मैं कल आपको बताऊंगा, जब भी मैं सी का प्रोग्राम बनाता हूं मैं आपको दिखाऊंगा करके, थेरोटिकली बता के नहीं होता। मैं एक एक चीज दिखाऊंगा आपको, अरे हाँ यार एक एक चीज दिख रही। तो जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो 3 फाइल बनती है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एक हमारा प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज सोर्स कोड .c, उसको ट्रांसलेट करने के बाद कंप्यूटर को समझने वाली जो फाइल होती है जिसको बाइनरी लैंग्वेज फाइल बोलते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट फाइल बोलते हैं हम लोग, दैट इज .obj। एंड आफ्टर सक्सेसफुल लिंकिंग एक फाइल क्रिएट होती है .exe। तो व्हेन वी run one C language program, 3 files are created. One is .c, second is .obj, third is .exe। जो हमें exe जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, obj मतलब ऑब्जेक्ट कोड और c मतलब सी सोर्स कोड, जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आता है वो exe से आता है। अब ये मैं आपको ओरली बता रहा हूं, कल की क्लास में ये सब करके दिखाऊंगा। हाँ यार सही है, जब आप खुद देखेंगे तो आपके फंडे क्लियर होंगे। ओके, तो वो मैं आपको बताऊंगा सब चीजें। बट अब मैं फिर से रन करने जाता हूं और रन कर रहा हूं। देखो आउटपुट आ गया। सर नहीं दिख रहा ना, अरे क्यों दिखेगा यार, क्यों दिख रहा है? देखो क्या हो रहा है, अच्छे समझो आप
क्या हुआ, मैंने कंपाइलर को क्या बोला, भैया DSOF कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर स्क्रीन पे प्रिंट करो, अच्छे ध्यान दो, स्क्रीन पे प्रिंट करो। उसने क्या किया, ऐसा प्रिंट किया, करके वापस आ गया, करके वापस आ गया, इसलिए हमें वो स्क्रीन दिख नहीं रही। फिर हमें क्या करना पड़ता है, Alt F5, यानी हर बार प्रोग्राम रन करो Alt F5 करो, प्रोग्राम रन करो Alt F5, फालतू का हेडेक है ना यार। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, काम करो यार, प्रोग्राम के बाद यहां लिख लो get ch, जो कोई रूल नहीं है। डेनिस रिची नहीं बोलते कि आप get ch लिखो, ये हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं, बराबर है। इससे क्या होता है, वो प्रिंट करने के बाद वहां पे रुकता है। हमने उसको बोला कि तुम स्क्रीन को रोक के रखो, ऐसा प्रिंट करके वापस मत आओ। अभी क्या कर रहा था, प्रिंट किया वापस आ गया, अब उसको कह रहा प्रिंट किया, रुको ना बॉस, थोड़ा देखने दो तो क्या प्रिंट हुआ करके। ओके, तो मैं अभी लिखता हूं यहाँ पे वेलकम टू DSOF, वेलकम टू DSOF कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, या वेलकम टू DSOF, इतना ही लिखता हूँ। सी ऑल स्टूडेंट्स, रन करता हूं, बराबर है, किया रन। अब देखो सब लोग रन किया, देखो दिख रहा है आपको आखिरी में वेलकम टू DSOF। फिर पूछ लो क्या बोले, तेरे को बोला था ना, दिमाग खराब, तो सुनता नहीं मेरी बात। अबे जब तक गेट सी लिखते नहीं तब तक आउटपुट नहीं दिखता, वो लिखना कंपल्सरी रूल है। तो बच्चे ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं किया, गलत गलत दिमाग में रख देते हैं, और उस कारण उनके फंडे क्लियर नहीं रहते। गेट से लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, मत लिखो बेटा, बढ़िया प्रोग्राम रन होगा। बस यही है कि रन होने के बाद वो स्क्रीन पे रुकेगा नहीं, तो आपको स्क्रीन पे रुकेगा नहीं, तो स्क्रीन पे क्या चल रहा है आपको दिखेगा नहीं, तो आपको अपने ब्लू स्क्रीन से ब्लैक स्क्रीन में स्विच करना पड़ेगा। वो स्विच करने के लिए आपको Alt F5 करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई। हर बार प्रोग्राम रन करो Alt F5 लिखो, Alt F5 करो, प्रोग्राम रन करो Alt F5 करो। हम बोलेंगे छोड़ने यार, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए एंड में गेट स्टेज लिख दिया, ताकि हमने कंपाइलर को बोला कि भाई साहब मेरा प्रोग्राम रन कर दिया ना तूने, रन करने का वहां पे रुक जा, मेरे को देखने दो तो क्या चल रहा है वहां पे। तो गेट स्टेज ने उस पर क्या किया, स्क्रीन को रोक दिया। रोक दिया मतलब टू होल्ड द स्क्रीन। सर कब तक रुकता है वो, जब तक आप कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस नहीं करते, स्पेस बार एंटर कुछ भी दबाओ, वापिस आ गया। फिर हमें लगता है सर वो आउटपुट कितना सब खिचड़ी हो गई वहां पे, कैसे कैसे दिख रहा है सर, मस्त फ्रेश आउटपुट आना चाहिए। सिंपल सी बात है, प्रिंट करने के पहले CLR SCR लिख लो। जो लिखना कंपलसरी है क्या, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा हूं, आज मैंने क्लास ली, पूरे बोर्ड पे पढ़ा दिया, पूरा बोर्ड भर गया, मैं कल क्लास लेने आया और उसी बोर्ड में जगह ढूंढ ढूंढ के अगर मैं लिख रहा हूं तो कितना गंदा दिखेगा। तो सेकंड डे जैसे मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ, क्या करता हूँ, पुराना पूरा क्लीन करता हूँ और बढ़िया फ्रेश डेट डालता हूँ और उस दिन का फ्रेश लेक्चर शुरू करता हूँ। तो इट्स अ गुड हैबिट कि हमारी स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाए, बाद में हम प्रिंट करें और बाद में स्क्रीन को रोक दे। अब देखो रन कर, अब अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई, वेलकम टू DSOF लिखा है और गेट स्टेज से उसको रोक दिया है। अब इसका जो सीक्वेंस है ना, वो भी मैटर करता है, जिसको हम बोलते हैं अल्गोरिदम। अल्गोरिदम का मतलब होता है, जैसे गूगल या जितने भी सर्च इंजन है, पीछे एक अल्गोरिदम फॉलो करते हैं। पूरी दुनिया जो है सॉफ्टवेयर की, वो पूरी अल्गोरिदम की दुनिया है। सर मतलब क्या है, अल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप कोड ऑफ योर लॉजिक। आपके दिमाग में जो लॉजिक चल रहा है ना, पहले ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, उसकी जो स्टेप्स होती है उसको बोलते हैं अल्गोरिदम। तो मेरे इस प्रोग्राम की स्टेप क्या है, पहले स्क्रीन क्लियर करो, बाद में प्रिंट करो, बाद में स्क्रीन को होल्ड करो, ऐसी स्टेप है ना। अगर ये स्टेप मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से क्या कर दिया, सर वो मेरे को ध्यान में नहीं आया सर, मैंने CLR SCR यहां लिख दिया, तो ये प्रोग्रामिंग है, सिर्फ लिखने से नहीं चलता। अब मेरा सीक्वेंस क्या हो गया, पहले वो प्रिंट करेगा, किया उसने प्रिंट, बढ़िया, वेलकम टू DSOF हो गया प्रिंट, चलो प्रिंट किया क्या, हम मिटा दो। देखो ना क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम रन कैसे होता है, पहले ये लाइन प्रिंट होती है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। इसको हम बोलेंगे नंबर 1, इसको हम बोलेंगे नंबर 2, इसको हम बोलेंगे नंबर 3। अल्गोरिदम स्टार्ट, अल्गोरिदम स्टॉप। नंबर 1 स्टेप क्या है, प्रिंट करो, नंबर 2 स्टेप क्या है, स्क्रीन क्लियर करो, नंबर 3 स्टेप क्या है, होल्ड करो। अब जैसे नंबर देंगे आप वैसे वो काम करेगा बेटा।
तो हमने बोला प्रिंट करो, उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद उसको क्लीन कर दिया और उसके बाद रुक गया क्या देखने के लिए, वो खाली पीली स्क्रीन, उस पर कुछ भी तो नहीं है अभी। फिर हम रन करेंगे, सर आपने जो पढ़ाया ना कल मैंने भी करके देखा घर में, मेरा तो आउटपुट ही नहीं आ रहा है, मेरे को तो ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। बेटा तूने क्या लिखा देखना, तू कौन सा प्रिंटफ कहाँ लिखा, कौन सा सीएलएसआर कहाँ लिखा, उसी को तो लॉजिक बोलते हैं, उसी को तो एल्गोरिथम बोलते हैं, वही तो हमें डेवलप करना है। सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन क्या इतना आ गया उसको सी थोड़ी बोलते हैं, वो तो हर किसी को आता है। लॉजिकल स्किल कैसे डेवलप होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मैटर करता है। तो पहले जो ऑफलाइन में स्टूडेंट बैठे हैं मैं उनको पूछना चाहूंगा कि अभी जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, पहले मैं ऑफलाइन वालों से ले रहा हूँ फिर मैं ऑनलाइन पे आता हूँ। ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स है आप मुझे बताइए यहाँ जो सामने लिखा है ये आपको समझ में आ रहा है क्या? पक्का? से यस सर लाउडली। वेरी गुड। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या क्या लिखना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये सब समझेंगे। नाउ आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इफ सम ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर देयर तो आई एम शिफ्टिंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, आई एम शिफ्टिंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी नाउ इट्स योर टर्न, now it's your turn, all online students now it's your turn। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नाउ इट्स योर टर्न। आप बताइए अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ रहा है क्या, या आपको उसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे चार्ट में लिखो या फिर डायरेक्ट माइक ऑन करके मुझसे बात करो। नाउ इट्स योर टर्न। अगर सबको समझ में आ रहा है, हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आया है, तो आप यस सर लिखो अगर आपको क्लियर है तो। और कुछ भी डाउट है, सर नहीं सर सॉरी सर आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वन, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे पूछो, आई विल आंसर यू ईच एंड आई विल आंसर ऑफ योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। केतन को समझ में आया है? वॉइड मैन एंड करली ब्रैकेट सर, वॉइड मैन एंड करली ब्रैकेट क्या होता है? ओके सर, ओके पार्थ बताता हूं मैं सबके क्वेश्चन पहले ले लेता हूं फिर मैं समझाता हूं। सौरभ समझ में आया? यस सर, गुड। बाकी लोग? स्टूडेंट कुछ क्लास अभी लेफ्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको लगा कि सब कुछ पढ़ाना हो गया, हमें सब कुछ समझ में आ गया है, बट इट्स काइंडली रिक्वेस्ट टू यू कि आपको समझ में आया है नहीं है थोड़ा मुझे भी पता चले, कुछ डिस्कशन रहे तो ज्यादा बेटर होगा। तो प्लीज रिप्लाई मी, अगर आपको सबको क्लियर है तो आप यस सर लिखो, डाउट होगा तो पूछो। सौरभ, सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है ना, वो प्रोग्राम कैसे लिखना है उसका डेनिस रिची ने एक सिंटैक्स बनाया है, और वो ये सिंटैक्स है कि एवरी प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद द वॉइड मेन। उसमें होनी चाहिए ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। जो ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम ब्लॉक। आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम, पूरी की पूरी कोडिंग उसी ब्लॉक में लिखनी पड़ती है, बराबर है। आप अगर फुटबॉल खेलने के लिए गए तो फुटबॉल खेलने के लिए आप जिस ग्राउंड में गए वहां कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, कि कहाँ पे आप किक कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। क्रिकेट खेलने गए तो क्रिकेट खेलने के कुछ रूल्स है ना, आप स्टंप के पीछे जाके बैट पकड़ेंगे क्या? स्टंप के सामने खड़े रहेंगे ना। आप स्टंप जहां है उसके लेफ्ट साइड में बोतल जाएंगे क्या? फिर अगर आपका बॉल स्टंप पे आ रहा है और आपके पैर में लगा तो वो एलपीडब्ल्यू होगा। ऐसे जो क्रिकेट के रूल्स है वैसे कोडिंग के डेनिस रिची ने रूल बनाए हैं कि आपको प्रोग्राम लिखना है तो उसमें ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट में ही लिखना है। उसके अंदर क्या लिखना है दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे कौन सा प्रोग्राम बनाना है, मुझे क्या लॉजिक लिखना है, मुझे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, मैं कौन सी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट लिखना तो बॉस आपको ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर ही है। ठीक है सौरभ, आर यू गेटिंग दिस? सौरभ इज इट ओके? बाकी मैं वॉइड मैन, इंट मैन वगैरह ये सब अच्छे से बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। वो मैं आपको बताऊंगा वॉइड क्यों, वॉइड मतलब नथिंग, नो रिटर्न, इंट मतलब रिटर्न। तो अभी पहले दिन में सब कुछ समझाऊंगा ना तो आपको बाउंस होगा, चीजें क्लियर नहीं होगी। दैट्स व्हाई मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाने वाला हूँ।
ठीक है, तो अगर आपको सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये हमारा फर्स्ट डे का लेक्चर था जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीजें कवर की। टुमारो सेम टाइमिंग में हमारा लेक्चर रहेगा। अभी भी आप में से कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, आपने ऑनलाइन अपना नंबर नहीं दिया है, तो आप प्लीज अभी दे दो ताकि आप लोगों को कल की लिंक मिल पाएगी। और आपको टीचमेंट ऐप में भी हम ऐड करेंगे ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख पाओगे। और कल का भी टाइमिंग हमारा यही रहने वाला है, 5:30 से 7, मतलब 5:45 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। 5:45 से 7 ये टाइमिंग रहेगा, ठीक है। और संडे को भी लेने वाला हूं मैं, कंटिन्यूअस ब्रेक हो जाएगा, इसलिए संडे का टाइमिंग मोस्टली मॉर्निंग का रहेगा 10 या 11 बजे का, वो आपको मैं कल बताऊंगा। तो कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, तो रेगुलर आपको 2 दिन क्लास आना है, अच्छे से अटेंड करना है, और अपने कोई फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अटेंड नहीं किए होंगे उनको भी बताना है, ठीक है बेटा।